नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखा में जाने पर जो प्रतिबंध लगा रखा गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1966 में, उसमें बदलाव करते हुए वर्तमान सरकार ने उनसे उस पर से प्रतिबंध हटाया है और अब सरकारी कर्मचारी भी बिना रोक टोक सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जा सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा, या आप ये कहिए कि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाली स्थिति थी कि जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत लगभग दर्जनों मंत्री जिस संस्था से जुड़े हुए थे, दर्जनों मुख्यमंत्री उस संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी बेसिक पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली है, सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। उस संस्था से सरकारी कर्मचारी नहीं जुड़ सकते थे। उस व्यवस्था में बदलाव किया है इस सरकार ने और अब वो स्थिति नहीं रहेगी। संघ को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं और अब तक संघ पर 3 बार प्रतिबंध भी सरकारी तौर पर लगाया जा चुका है और वो परिस्थितियाँ क्या थी उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन ये जो 1966 का आदेश है, जिस 66 के आदेश के तहत प्रतिबंधित किया गया था, उस प्रतिबंध में वो बेसिकली वित्त मंत्रालय का आदेश था कि वित्त मंत्रालय के आदेश से ऐसा कहा गया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बचना चाहिए किसी भी ऐसे संस्था से जिनकी राजनीतिक गतिविधि होती है, उनको इस तरह के किसी भी संस्था से जुड़ने से बचना चाहिए था। और बाद में इन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक जमात इस्लामी का नाम था। ये कांग्रेस का जो है हमेशा का वो रहा है। ये कांग्रेस जमाते इस्लामी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बैन करती है इस तरह की शाखाओं में जाने के लिए। राहुल गांधी मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना करते हैं और मुस्लिम लीग, जिन्होंने इस देश का पार्टीशन करवाया, उसको सेक्युलर बताते हैं। सेक्युलर शब्द ले आया गया संविधान में। ये सारी चीज़ें कांग्रेस करती रहती है। अब ये जो निर्णय है, इसको अगर आप मोटे तौर पर देखें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनके द्वारा लिया गया पहला अथॉरिटेरियन निर्णय था जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में कर्मचारियों को आने को बैन किया। तो ये एक ऐसा लगता है कि अथॉरिटेरियन स्टेप था जो ग्रेजुअली धीरे धीरे, जिसकी परिणति 1975 के इमरजेंसी के रूप में हुई। अब पहले आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि संघ को लेकर के जो कांग्रेस का एटीट्यूड था वो क्या था। 1948 में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया गया था और उन गांधी जी की हत्या को लेकर के। लेकिन ये न केवल कपूर कमीशन की रिपोर्ट बल्कि बहुत सारी पुस्तकें उसके बाद आईं जिसमें ये स्पष्ट किया गया, बहुत सारे निर्णय, कि इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं थी। तो ये एक स्तर पर हुआ।
अब दूसरा जो बैन हुआ वो 1975 में हुआ। उसके पहले 66 में संघ की शाखाओं में जाने के लिए कर्मचारियों को प्रतिबंधित किया। तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं एजेंडे में संघ कांग्रेस के हमेशा से था। अब 75 में इमरजेंसी के समय बैन किया गया संघ को दोबारा। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी ढांचे को ढहाया गया उस समय बैन किया गया। तो ये तीन ऐसी घटनाएं थी, ये तीन ऐसे कालखंड हैं जब संघ को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन उसको शायद अदालत में साबित कर पाने की स्थिति कांग्रेस की नहीं थी, इसलिए बैन उठा लिया गया। इसलिए कि अल्टीमेटली ये मामला अदालत में लड़ा जाता और अदालत में जाने के बाद उनके पास इस तरह के कोई सबूत नहीं उपलब्ध हो पाते जो ये साबित कर पाते जिन जिन कारणों से बैन करने के लिए बात की गई, कही गई, या जो बहाने बताए गए जिसके कारण संघ पर प्रतिबंधित किया गया। अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ऐसी अनगिनत घटनाएं, ऐसी अनगिनत चीज़ें आपको भारत के कोने कोने में दिख जाएंगी जहां पर बहुत सारे लोग देश में देश के विघटन को, देश के खिलाफ बात करते हुए नज़र आ जाएंगे और उन पर कानून सम्मत कार्रवाई भी नहीं की जाती, नहीं कर पाते हैं अपीजमेंट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। ये सारा कुछ होता रहता है। इसका उदाहरण हम बता देते हैं। अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन जाती है, वक्फ एक्ट पास हो जाता है, उसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो जाता है, टारगेटेड कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल बन जाता है, वो पास नहीं हो पाता है लेकिन एक खाका बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उस राजनीति के चक्कर में जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन पर इस तरह का एटीट्यूड कांग्रेस का हमेशा से रहा है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है जिस पर लोगों को सोचना चाहिए कि क्या 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाने से के पीछे इस तरह की कांग्रेस की राजनीतिक मंशा रही है कि ये जो अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी उभर रही है और जब स्वतंत्रता को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों के भाव में बदलाव आना शुरू होगा, उन बदली परिस्थितियों में क्या कांग्रेस को जल्दी ही सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा? तो कहीं उन चीज़ों को देखते हुए बाकायदा महात्मा गांधी की हत्या को एक आइडियोलॉजी को दरकिनार करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर इस तरह की बात हो सकती है। ये कांग्रेस के दिमाग में या जो उस समय की सरकार थी नेहरू जी के अंदर में, उनके उसमें इस तरह की बातें जरूर रही होंगी। इसलिए कि गांधी जी की हत्या बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था। हालांकि नेहरू जी का पूरा कालखंड जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर से भरा पड़ा है। चाहे महात्मा गांधी की हत्या की बात हो, उस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। पुणे के डीएम का मैसेज आया की बात है। कपूर कमीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको उतना विस्तृत नहीं किया जा सकता। चाइना को लेकर के पॉलिसी फेल्योर है, कश्मीर को लेकर के पॉलिसी फेल्योर है। तो इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं नेहरू जी के पॉलिसी को फेल्योर को लेकर के। अब वापस विषय पर लौटते हैं कि ये जो संघ की शाखाओं में
सरकारी कर्मचारियों की जाने की बात है, इसमें इसमें एक बड़ा वर्ग ये था जो इस बैन के कारण जा नहीं पाता था, और वो अपने परिवार के लोगों को बहुत सारे उसमें संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजता था, और वो लोग जाते थे। तो ये एक काम है जो होता था, जिसको सरकार चूँकि प्रतिबंधित कर रखा था, इसलिए वो खुले तौर पर बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाते थे, लेकिन वो इस तरह की उसमें सक्रिय रहते थे। अब ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पहला 66 का ऑर्डर है वो कहता है कि जो संगठन जिनकी राजनीतिक गतिविधि हो, जो इस तरह का काम करते हो, उनमें जाने से रोकना चाहिए। बाद में हालांकि स्पेसिफाई आरएसएस को किया जाता है, लेकिन आरएसएस का सीधे तौर पर राजनीति से क्या लेना देना है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उस पर काम करती है। लगभग 100 से ज़्यादा आनुषांगिक संगठन हैं, लगभग 1,25,000 से ज़्यादा कार्यक्रम है जो वो पूरे देश में करती है, पूरे जम्मू कश्मीर से केरल तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सारी जगहों पर उनके कार्यक्रम हैं, जो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के सब क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, मजदूर, किसान, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संघ के कार्यकर्ता कमिटेड लोग काम नहीं कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में भी हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते थे इस बैन के चक्कर में। और ये बैन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। बहाना तो ये दिया गया कि जो लोग इस तरह के काम, जो संगठन और जो जहाँ पर राजनीतिक वो होता है, वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को बचना चाहिए। जबकि इसके पीछे का सारा जो मंशा थी वो राजनीति से प्रेरित थी। उसमें स्पष्ट तौर पर था, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं, इसका मतलब आप उसके जो कार्यक्रमों पर संदेह फैलाना चाहते हैं, और एक इस तरह का कन्फ्यूज़न पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जिसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो जो यंग लोग हैं, जो यंग माइंड है, उनको लगेगा कि क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई जो कि किसी संगठन को प्रतिबंधित किया गया। तो ये एक कन्फ्यूज़न भी पैदा करने के लिए लोगों के दिमाग में कि किसी संगठन को अगर बैन किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई बात होगी। तो ये एक स्ट्रेटजिक वो निर्णय था, जहाँ पर जब आप किसी संस्था को इस तरह से प्रतिबंधित करते हैं। ये दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो संघ का इन्वॉल्वमेंट है वो न केवल वार पीरियड में, चाहे 48 के समय वाली स्थिति तो संघ के कार्यकर्ता कर रहे थे, पार्टीशन के समय संघ के कार्यकर्ता पंजाब में और बाकी पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे। बाढ़ वाली स्थिति कहीं होती है तो संघ के कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से लेकर के किसी भी स्थिति में आप संघ के कार्यकर्ता को पाइएगा। तो इस तरह की परिस्थिति में जो संघ का कमिटेड कार्यकर्ता है, उसका जो देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण नज़र आता है, और उस संगठन से सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने से रोकना निश्चित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से, और इसको अगर ये कहा जाए कि एक साजिशन किया गया काम था, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार ने जो कदम उठाया है निश्चित तौर पर सराहनीय है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे अड्डा पर जुड़िए, लोगों को भी ले आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।